नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, वैसी खबरें भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। हमारे पहले सेगमेंट जो कि कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है। पहली खबर है हेक्सावेयर टेक को लेकर। दरअसल इस हफ्ते इस कंपनी का जो आईपीओ का लॉक इन है वो खुलता हुआ देखा, जिसके बाद शेयर में हमने गिरावट देखी। 19 मई को इस कंपनी के 3 महीने का आईपीओ लॉक इन खुला, जिसके तहत 3% हिस्से के बराबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए आए, यानी कि खुले बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो गए थे। इस खबर के चलते 19 मई को हेक्सावेयर टेक का शेयर शुरुआती कुछ मिनटों में 738 रुपये 20 पैसे तक फिसल गया था और कारोबार की क्लोजिंग करीब 3.5% नीचे 745 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। हेक्सावेयर टेक के अलावा प्रूडेंट कॉर्प का भी आईपीओ लॉक इन खुला, जिसके बाद शेयर में हमने अच्छी खासी बढ़त बनती हुई दिखी। 19 मई को ही इस कंपनी के 1 साल का आईपीओ लॉक इन खुलता हुआ दिखा, जिसके तहत 20% हिस्से के बराबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए आए। जिसके बाद 19 मई को प्रूडेंट कॉर्प का शेयर शुरुआती कुछ मिनटों में 2,510 रुपये तक लुढ़क गया था, पर कारोबार का अंत अच्छी खासी रिकवरी के साथ करीब 4% ऊपर 2,628 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिला। ऑटो एंसिलरी कंपनी लूमेक्स ऑटो का आईएसी इंडिया नाम की कंपनी में 100% हिस्सा हो जाएगा। दरअसल आईएसी इंडिया की बाकी बची 25% हिस्सेदारी खरीदने की इस कंपनी ने घोषणा की है। ये कंपनी आपको बता दें व्हीकल इंटीरियर स्पेस में मार्केट लीडर है और उसके साथ साथ महिंद्रा की जो फेमस गाड़ियां हैं BE6 और XEV9E, उनको डोर पैनल्स सप्लाई करने वाली इकलौती कंपनी है। 19 मई को लूमेक्स ऑटो का शेयर 675 रुपये तक उछल गया था और कारोबार की क्लोजिंग करीब 4.5% की मजबूती के साथ 648 रुपये 45 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो की सब्सिडरी को लोन मिला, जिसके बाद इस शेयर में हमने एक्शन बनता हुआ दिखा। दरअसल इस कंपनी की नीदरलैंड्स की सब्सिडरी को 5,427 करोड़ रुपए का लोन मिला है। बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स नाम की ये सब्सिडरी कंपनी है जिसको लोन मिला है और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है जेपी मॉर्गन, डीबीएस बैंक और सिटी ग्रुप के साथ, जिसके तहत केटीएम की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 1 साल का अनसिक्योर्ड लोन मिलना इनके लिए पॉजिटिव खबर साबित हुआ। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया की दिवालिया कंपनी है केटीएम, जिसमें इस सब्सिडरी कंपनी के पास करीब 50% के आसपास की हिस्सेदारी है। 19 मई को जब ये खबर आई तो बजाज ऑटो के शेयर में 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 8,830 रुपये पर डे हाई के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 23 मई को फिर से खबर आई कि 80 करोड़ यूरो में केटीएम का कंट्रोलिंग हिस्सा इस कंपनी की ओर से खरीदा जाएगा। घरेलू कंपनी की ओर से देखा जाए तो किसी ग्लोबल ब्रांड की ओर से सबसे बड़े अधिग्रहण में से एक माना जाएगा अगर ये डील पूरी हो जाती है तो। 23 मई को बजाज ऑटो के शेयर ने 8,838 रुपये का इंटरडे हाई छुआ और करीब 0.5% की मजबूती के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। रेलवे कारोबार से जुड़ी कंपनी आरवीएनएल ने सब्सिडरी कंपनी का गठन किया, जिसके बाद शेयर में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। दरअसल इस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। सबावरम शीलानगर रोड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से कंपनी का गठन किया गया है, जो कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कामकाज करेगी। कंपनी के जो मौजूदा बिजनेस इंटरेस्ट हैं उससे इनलाइन या फिर उससे अलाइन करते हुए सब्सिडरी कंपनी का भी कामकाज होगा और इसी के चलते हमने 19 मई को शेयर में काफ़ी एक्शन बनता हुआ दिखा। आरवीएनएल के शेयर में 19 मई को 5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 431 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। निजी क्षेत्र के बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरधारकों की ओर से इस हफ्ते एक बड़ा फैसला लिया गया। बड़ा फैसला ये था कि इस बैंक का एक निवेशक है करेंट सी इन्वेस्टमेंट, जिसको बोर्ड सीट नहीं मिलती हुई नजर आएगी और वो इसलिए क्योंकि शेयरधारकों ने बोर्ड में सीट देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए 75% वोट्स की जरूरत थी, उसके मुकाबले केवल 64.1% शेयरधारकों ने ही इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। पिछले महीने आपको बता दें कि इस बैंक को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 7,500 करोड़ रुपए की रकम मिली थी, जिसमें ये जो निवेशक हैं उन्होंने भी निवेश किया था और इसमें प्रावधान था कि इनको बोर्ड में एक सीट मिलेगी, लेकिन शेयरधारकों की ओर से इसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद 19 मई को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में 69 रुपये 48 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.1% नीचे 68 रुपये 79 पैसे के स्तर पर देखने को मिली।
इस हफ्ते एमी ऑर्गेनिक्स के प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची, जिसके बाद हमने शेयर में एक्शन बनता हुआ देखा। 19 मई को करीब 2.25% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसमें नरेश कुमार पटेल ने करीब 13.5 लाख शेयर 1115 रुपये के भाव पर बेचे। इसी तरह चेतन कुमार वगासिया ने भी 13.5 लाख शेयरों की बिक्री 1115 रुपये के भाव पर करी। इंटरेस्टिंगली, इस ब्लॉक डील में कोटक म्यूचुअल फंड्स की ओर से इन दोनों एंटिटीज़ के जो शेयर बेचे गए हैं वो खरीदे गए हैं, और कुल मिलाकर कोटक म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के 27 लाख शेयर खरीदे हैं, और ये खरीद हुई है 1115 रुपये के भाव पर। जब ये खबर आई तो 19 मई को एमी ऑर्गेनिक्स के शेयर ने 1200 रुपये 30 पैसे का हाई छुआ और क्लोजिंग करीब 6% ऊपर 1189 रुपये के भाव पर हुई। गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक ने यूके की एक और गेमिंग कंपनी को खरीद लिया है। ऐसी खबरें निकल के सामने आई। दरअसल इस कंपनी की यूके की सब्सिडरी कंपनी है, जिसको इस अधिग्रहण के लिए बोर्ड की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। कर्व डिजिटल नाम की कंपनी है, जिसका 100% हिस्सा 247 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा गया है। ये कंपनी, आपको बता दें, पीसी और कंसोल गेम्स की पब्लिशिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है, और इस अधिग्रहण से नज़ारा टेक को गेमिंग कारोबार में और मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। 20 मई को नज़ारा टेक के शेयर ने 1307 रुपये 20 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और करीब 2% ऊपर 1290 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 63 मूव्स के लिए इस हफ्ते एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल NSEL यानी कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के ट्रेडर्स ने इस कंपनी के वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस वन टाइम स्कीम की बात करें तो ये 1950 करोड़ रुपए की थी, और आपको बता दें कि 5682 ट्रेडर्स थे, जिनकी 31 जुलाई 2024 को जो भी देनदारी, जो भी बकाया बनता था, उसके हिसाब से जो रकम है इनके बीच में बांट दी जाएगी। इस सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के खिलाफ जितने भी कानूनी मामले चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और इनके ऊपर कोई भी देनदारी नहीं बचेगी। 20 मई को 63 मूव्स के शेयर में इस खबर के आने के बाद 894 रुपये 95 पैसे तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि कारोबार की क्लोजिंग करीब आधा % ऊपर 862 रुपये 95 पैसे के दाम पर देखने को मिली। स्टार हाउसिंग फाइनेंस NSE पर लिस्टिंग की तैयारी में जुट गई है। दरअसल NSE पर लिस्टिंग की प्रक्रिया इस कंपनी की ओर से शुरू कर दी गई है, और फिलहाल ये कंपनी, आपको बता दें, केवल BSE के ऊपर ही कारोबार करती है। बाजार में मौजूदगी और लिक्विडिटी को बढ़ाने में इस कदम से इस कंपनी को मदद मिलती हुई दिखेगी। 20 मई को कमजोर बाजार में भी स्टार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर ने 40 रुपये 99 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग केवल 1/4% ऊपर 39 रुपये 98 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI वित्त वर्ष 2026 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में बड़ी पूंजी जुटाने की तैयारी में है। SBI की ओर से FY26 में $3 अरब तक की पूंजी जुटाई जाएगी, जिसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। लंबी अवधि में एक या फिर ज़्यादा चरणों में ये पूंजी जुटाई जाएगी, जिसमें अनसिक्योर्ड नोट्स के जरिए USD यानी कि US डॉलर या फिर किसी अन्य करेंसी में ये रकम जुटाई जाएगी। 21 मई को SBI के शेयर में 791 रुपये तक के उछाल के बाद करीब 1/4% ऊपर 787 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। टेक्सटाइल कंपनी KPR मिल के प्रमोटर्स ने इस हफ्ते ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेची है। 21 मई को प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेची है। 1195.6 करोड़ रुपए का इस ब्लॉक डील का ऑफर साइज था। 21 मई को KPR मिल का शेयर 1143 रुपए तक फिसल गया था, पर क्लोजिंग करीब 3.25% नीचे 1197 रुपए के स्तर पर देखने को मिली। 21 मई को बाजार बंद होने के बाद जारी आंकड़े बताते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 21 मई को 17,54,000 शेयरों की खरीदारी की है। 1140 रुपये 10 पैसे के भाव पर करीब आधे % के आसपास की हिस्सेदारी ICICI प्रूडेंशियल की ओर से खरीदी गई है, जिसमें KPD सिगामनी, KP रामास्वामी, P नटराज ने 36 लाख शेयर बेचे हैं। 1140 रुपये 10 पैसे और 1140 रुपये 33 पैसे के दाम पर इन तीनों प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेचे हैं। 22 मई को KPR मिल के शेयर में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1175 रुपये 95 पैसे पर 1169 रुपये 15 पैसे के डे लो के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। किंगफिशर बियर का उत्पादन बढ़ाने जा रही है यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड यानी कि UBL। दरअसल खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में इलियॉस ब्रिवरीज से इस कंपनी ने एक यूनिट और लीज पर ली है। किंगफिशर बियर का उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी की ओर से ये फैसला लिया गया, और इस कदम के जरिए कंपनी की अपने डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार की भी योजना है। जब यह खबर आई तो 21 मई को यूनाइटेड ब्रिवरीज का शेयर 2070 रुपये 40 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब आधा % ऊपर 2032 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली।
यूग्रो कैपिटल ने अपने लेंडिंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इस कंपनी की सीसीडीज यानी कि कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और राइट्स इशू के जरिए 1315 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिससे इस कंपनी का जो लेंडिंग बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। समेना कैपिटल ने 500 करोड़ रुपए के निवेश की यहाँ पे प्रतिबद्धता भी दिखाई है, जो कि इस कंपनी में बड़ी संस्थागत निवेशक के रूप में सामने आई है। राइट्स इशू की शर्तों को अभी कोई डिटेल्स नहीं बताई गई है, लेकिन इस खबर के चलते 21 मई को स्टॉक में हमने एक्शन बनता हुआ दिखा। यूग्रो कैपिटल के शेयर में 185 रुपये 25 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली, पर कारोबार की क्लोजिंग 0.5% से कम की गिरावट के साथ 189 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। इस हफ्ते आईपीओ का लॉक इन खुलने से क्वालिटी पावर के शेयर में दमदार एक्शन देखने को मिला। 21 मई को इस कंपनी के 3 महीने का आईपीओ लॉक इन खुला, जिसके तहत 6% हिस्से के बराबर शेयर खुले बाजार में ट्रेडिंग के लिए आते हुए दिखे। 21 मई को जब ये एक्शन हुआ तो क्वालिटी पावर के शेयर ने शुरुआती 1 घंटे में 359 रुपये 10 पैसे का इंटरडे लो छुआ, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग 13% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 409 रुपये के स्तर पर डे हाई के आसपास जाकर देखने को मिली। जिंका लॉजिस्टिक्स का भी आईपीओ लॉक इन खुला, जिसके बाद शेयर में हमने गिरावट देखी। 21 मई को इस कंपनी का 6 महीने का आईपीओ लॉक इन खुला। 56% हिस्से के बराबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते हुए दिखे, जिसके बाद 21 मई को जिंका लॉजिस्टिक्स का शेयर 465 रुपये 20 पैसे तक फिसल गया था, पर कारोबार का अंत करीब 3.25% नीचे 471 रुपये 10 पैसे पर हुआ। इस हफ्ते टीटीएमएल यानी कि टाटा टेली महाराष्ट्र के शेयर में 2 दिन में 31% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। दरअसल घाटे में चल रही कंपनी में टाटा सन्स, जो कि 150 अरब डॉलर वाले टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, वो इसमें पैसा लगा सकता है, ऐसी सुगबुगाहट बाजार में थी। आपको बता दें कि इस कंपनी के ऊपर एजीआर के बकाये समेत कुल 19,256 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं, जिसमें एजीआर का बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ी रकम है, और उसी को सपोर्ट करने के लिए टाटा सन्स की ओर से इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है, जिस वजह से इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। 22 मई को टीटीएमएल का शेयर करीब 8% ऊपर 74 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, और 21 मई को तो शेयर में 20% का अपर सर्किट भी लग गया था। एफएनओ में शामिल होने की खबर से इस हफ्ते फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। दरअसल जून सीरीज से ये शेयर एफएनओ में शामिल हो जाएगा, और इसके साथ साथ कुछ और 7 कंपनियां भी हैं जो कि इसके साथ शामिल होंगी, लेकिन इस शेयर में सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि 30 मई यानी कि अगले शुक्रवार से जून सीरीज की शुरुआत होने वाली है, और उससे पहले 29 मई को मार्केट लॉट और जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं उसका पता आपको चल जाएगा। 22 मई को फोर्टिस हेल्थकेयर का शेयर 741 रुपये 35 पैसे तक उछलने के बाद करीब 7.5% ऊपर 723 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इस हफ्ते एबी फैशन के शेयर में बड़ा एडजस्टमेंट होता हुआ दिखा। दरअसल 22 मई को इस कंपनी के लाइफस्टाइल कारोबार के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट थी। लाइफस्टाइल कारोबार इस कंपनी का अलग हुआ, जिसके बाद हमने एडजस्टमेंट देखा, और एक शेयर के बदले में हर शेयरधारक को लाइफस्टाइल कारोबार का एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। 22 मई को एबी फैशन का शेयर 88 रुपये 20 पैसे तक फिसल गया था, और कारोबार की समाप्ति 66% से ज़्यादा की एडजस्टमेंट के बाद 90 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। इस हफ्ते घाटे में आने के बावजूद इंडसइंड बैंक के शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। चौथी तिमाही में 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बैंक ने घाटा दर्ज किया है। Q4 में 2,339 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले इस बैंक ने 2,329 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकर्स इस शेयर को लेकर विभाजित यानी कि डिवाइडेड नजर आए। ब्रोकर्स ने इस शेयर को लेकर 600 रुपये से लेकर 1,210 रुपये तक के लक्ष्य दिए हैं। 22 मई को दिन के निचले स्तर से इंडसइंड बैंक का शेयर करीब 9% रिकवर हुआ, और 725 रुपये 80 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 2% ऊपर 783 रुपये 50 पैसे पर जाकर इस बैंक के शेयर में क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते एनएसई के आईपीओ पर बड़ा अपडेट आने से बीएसई के शेयर में बड़ा एक्शन देखने को मिला। पहली खबर ये थी कि एनएसई को मंगलवार की एक्सपायरी की मंजूरी मिल सकती है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर थी। सेबी की ओर से एनएसई को ये मंजूरी मिल सकती है, ऐसा इस न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया था। साथ ही खबर ये भी थी कि सेबी ने एनएसई के आईपीओ में सफलता के संकेत दिए हैं। एनएसई के साथ जितने भी आउटस्टैंडिंग मुद्दे हैं उनको जल्द सुलझा लिया जाएगा, ऐसा सेबी चीफ की ओर से बयान निकल के सामने आया। सेबी चीफ के बयान से एनएसई के आईपीओ आने की जो उम्मीद है और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी, जिस वजह से 22 मई को बीएसई का शेयर करीब 4% गिरकर 7,015 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ।
23 मई को खबर थी कि एक्सपायरी डेट पर इस महीने स्पष्टता आ जाएगी, ऐसा तुहिनकांत पांडे यानी कि जो सेबी के चीफ हैं उनकी ओर से ये अपडेट आता हुआ दिखा। साथ ही 23 मई को यानी शुक्रवार को इस शेयर का जो 2:1 का बोनस की रिकॉर्ड डेट थी वो भी इफेक्टिव होती हुई दिखी, यानी कि शेयर में बोनस का जो इम्पैक्ट है, जो एडजस्टमेंट है, वो भी लागू होता हुआ दिखा, जिस वजह से शेयर में हमने बड़ा एडजस्टमेंट देखा। 23 मई को बीएसई के शेयर में करीब 65% की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल इस हफ्ते फोकस में रही क्योंकि डीओटी ने सिफारिश की, जिसके बाद इस कंपनी का शेयर उछलता हुआ दिखा। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने वित्त मंत्रालय से पूंजी की मांग की है और पूंजी की मांग कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए की गई है डीओटी की ओर से। आपको बता दें, इस कंपनी के ऊपर कुल 8,416 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज बाकी है। फरवरी में इस कंपनी ने वित्त मंत्रालय से मांग की थी, जिसको खारिज कर दिया गया था। इस कंपनी ने कहा था कि पीएसयू बैंकों के पास जो इसकी देनदारी है उसके ऊपर बैंकों को हेयर कट लेना चाहिए, लेकिन बैंकों ने हाल में देखा जाए इस कंपनी के जो लोन हैं उनको एनपीए घोषित कर दिया था। 22 मई को एमटीएनएल का शेयर 47 रुपये 10 पैसे तक उछल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 1.5% ऊपर 44 रुपये 76 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अदानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2025 में एक नया इतिहास रचा है। दो खबरें थी इस कंपनी को लेकर, इस पूरे ग्रुप को लेकर। पहली खबर अदानी पोर्ट्स को लेकर है, जिसमें खबर आई कि एनसीडीज के जरिए इस कंपनी की 6,000 करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की योजना है, जिसका इस्तेमाल क्षमता विस्तार और उसके साथ साथ कर्ज की रीफाइनेंसिंग पर किया जाएगा। साथ ही साथ खबर ये भी थी कि वित्त वर्ष 2025 में 89,806 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड अबिड्डा इस पूरे ग्रुप ने दर्ज किया है। FY25 में जो अबिड्डा है 82,976 करोड़ रुपए से 8.25% बढ़कर 89,806 करोड़ रुपए पर रहा। FY19 में 24,870 करोड़ रुपए अबिड्डा था, यानी कि पिछले 6 साल में इस ग्रुप का जो अबिड्डा है उसमें 3 गुना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। इस ग्रुप के पास 21 महीने की डेट सर्विसिंग के बराबर नकदी भी मौजूद है। ये अपडेट आने के बाद 23 मई को अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में बढ़त देखने को मिली और जो फ्लैगशिप कंपनियां हैं अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, उन्होंने ही इस तेज़ी का नेतृत्व किया। दिग्गज स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील ने अपना क्षमता विस्तार पर काम पूरा कर लिया है। कलिंगानगर प्लांट में इस क्षमता विस्तार का जो दूसरा चरण है वो भी कंपनी ने पूरा कर लिया है। 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से इस कंपनी ने 5 मिलियन टन की जो क्षमता है उसको शुरू किया, जिसके बाद इसकी कुल क्षमता बढ़कर 8 मिलियन टन हो गई इस प्लांट से। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो बढ़कर 26 MT पर पहुंच गई है और इस तरह ओडिशा इस कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। 23 मई को टाटा स्टील के शेयर में मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास और अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि है जेंसोल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई। 3 से 5 महीने में जेंसोल इंजीनियरिंग की जांच पूरी होती हुई नजर आएगी। वैसे ये शेयर पूरे हफ्ते ही फोकस में रहा। पहले खबर ये थी कि इस कंपनी के जो CFO हैं अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि कई विभागों में डेटा अव्यवस्थित होने की वजह से प्रतिक्रिया देने में उनको काफ़ी ज़्यादा बाधा होती है। 19 मई को जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर 68 रुपये 83 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 21 मई को खबर थी कि MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस कंपनी की जो जांच चल रही है उसे अगले 3 से 5 महीने में पूरा कर लेगा। साथ ही खबर ये भी थी कि NFRA की ओर से फंड डाइवर्जन के जो आरोप लगे थे उसके ऊपर जांच अभी भी जारी है। 21 मई को जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में 68 रुपये 79 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.25% नीचे 69 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 22 मई को खबर थी कि इरडा ने इस कंपनी के खिलाफ DRT यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अर्जी दाखिल की है और ये अर्जी 729 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्ट के चलते दाखिल की गई है। जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ 510 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्ट की अर्जी है और जेंसोल EV लीज के खिलाफ 219 करोड़ रुपए का मुकदमा जारी किया गया है। 22 मई को जेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर 2% के निचले सर्किट पर 68 रुपये 30 पैसे पर और इरडा का शेयर करीब 0.1% गिरकर 170 रुपये 85 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इस हफ्ते प्रोटीन E-गव के शेयर में 20% का निचला सर्किट लग गया। दरअसल IT यानी कि इनकम टैक्स विभाग ने
पैन 2.0 प्रोजेक्ट की दौड़ से इस कंपनी को बाहर कर दिया है। सरकार की पैन और टैन सेवाओं में बड़े बदलाव की योजना है और पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर सरकार की ओर से करीब 1440 करोड़ रुपए का खर्च होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पैन सेवाओं से इस कंपनी के आय का करीब 50% के आसपास का हिस्सा आता है। जब यह खबर आई तो उसके बाद ब्रोकिंग हाउस एक्विरिस की ओर से इस कंपनी की जो रेटिंग है उसे ऐड से घटाकर बेचे कर दिया गया और जो टारगेट प्राइस है उसे सीधा 1730 रुपये से घटाकर 900 रुपये कर दिया गया। 19 मई को प्रोटीन ईगव के शेयर में 20% का निचला सर्किट लगा और 1143 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहे। टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने बकाये पर राहत देने से इन कंपनियों को साफ मना कर दिया है। पेनल्टी और ब्याज मिलाकर केवल वोडाफोन आइडिया की ही बात करें तो $5 अरब से ज़्यादा बकाया इस कंपनी के ऊपर ही बनता है। साथ ही खबर ये भी थी कि सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी जो राहत देने से इनकार है उस कंपनी के शेयर पर इम्पैक्ट डालता हुआ दिखा। 19 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 8.5% की बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। वहीं एयरटेल के शेयर में भी हल्की मजबूती देखने को मिली। 20 मई को खबर थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ऐसा बोला गया कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को राहत दे सकती है। अगर सरकार राहत देती है तो अदालत उसमें बाधा नहीं डालेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाये से जुड़ी माफी याचिका को खारिज भी कर दिया था। मंगलवार 20 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने ₹6.46 का 52 वीक लो टच किया और 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ₹6.58 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। यूको बैंक में इस हफ्ते घोटाले की खबर निकल के सामने आई, लेकिन उसके बावजूद यूको बैंक के शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। दरअसल 16 मई को इस ईडी ने इस बैंक के जो पूर्व चेयरमैन हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी होती हुई दिखी। सुबोध कुमार गोयल ने बिना ब्याज के 6,210 करोड़ रुपए का लोन दिया था। कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी CSPL नाम की कंपनी है जिसको ये लोन दिया गया था और CSPL ने रकम को फ्रॉड करके इधर उधर कर दिया। गोयल को CSPL से गैर कानूनी तरीके से मोटी रकम मिली है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता हुआ दिखा। लेकिन बैंक के शेयर में किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। 19 मई को यूको बैंक के शेयर में ₹33.15 तक का उछाल देखने को मिला और 4% की मजबूती के साथ ₹32.22 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर ये थी कि कर्नाटका पुलिस ने कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दाखिल किया है। कृत्रिम AI जो कि इस कंपनी की ग्रुप कंपनी है उसके कर्मचारी की आत्महत्या का मामला निकल के सामने आया और बेंगलुरु की अगारा लेक में निखिल सोमवंशी नाम के जो कर्मचारी हैं उनकी बॉडी में मिली है। निखिल सोमवंशी के परिवारजनों की ओर से शिकायत की गई जिसके बाद इस कंपनी के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, जिसके ऊपर 20 मई को शेयर ने रिएक्ट किया और शेयर करीब 3.25% गिरकर ₹51.13 पर डे लो के पास जाकर बंद होता हुआ दिखा। 23 मई को खबर थी कि इस कंपनी की 1,700 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने की योजना है। ये रकम NCDs और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जुटाई जा सकती है। 22 मई को बोर्ड बैठक हुई थी जिसके तहत ये फैसला लिया गया, जिसका इम्पैक्ट हमने 23 मई को आता हुआ दिखा। 23 मई को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने ₹55.28 का इंटरडे हाई छुआ और अच्छी मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टार्टअप अपडेट और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ जो कि ग्रो से जुड़ी हुई है। IPO लाने से पहले ग्रो की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल इस कंपनी ने वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टअप फिजडम का अधिग्रहण कर लिया है। $150 मिलियन की रकम में दोनों कंपनियों के बीच में यह सौदा तय हुआ है जो कि माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में पूरा किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी की ओर से अगले 15 दिन में IPO दाखिल करने की, IPO से जुड़ी हुई जो अर्जी है उसे दाखिल करने की घोषणा की जा सकती है और 1 से 2 हफ्ते में IPO के लिए ये कंपनी अर्जी दाखिल कर भी सकती है। इससे पहले आपको बता दें मई 2023 में इस कंपनी की ओर से इंडिया बुल्स AMC का अधिग्रहण किया गया था, यानी कि ग्रो की ओर से रिसेंट टाइम्स में देखें तो ये दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण जो है वो किया गया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और बिजनेस जगत की हर बड़ी खबर के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस की ताज़ा तारीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।